Oh, Priya Bhalla, how are you? Anshika Agarwal. Vanshika. Hmm. All old students are here. Very good. मैं 11th में आया था. कैसे हो आप लोग? मैम थोड़ी बिजी हैं. तो आज की क्लास मैं लूंगा. देखिए आई ट्यूटर की वीडियो रिमझिम. नहीं, रिमझिम कह रही है अच्छे हैं तो अच्छे ही होंगे. हाँ अंशिका, आई ट्यूटर में मैं ही हूँ. अच्छा, ऑर्गेनिक पार्ट में देखा था. अपूर्वा पूछो. अच्छा, बाकी ठीक है, मैं करता हूँ वो. मिथिलेश, माय नेम इज अजीत. ओके पाखी, स्टार्ट करें क्लास. पॉइंट इरिवर्सिबल रिवर्सिबल फिजिक्स ऑप्शन बता देता हूं. देखो, बात करते हैं फिजिक्स ऑप्शन. सिर्फ एक क्लास के लिए प्रेडिक्ट टंडन. अब सुन लो, ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ फिजिक्स ऑप्शन और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ केमिक्स ऑप्शन क्या है. एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग. एग्जांपल है, हैबर्स प्रोसेस पढ़ा है आपने? कैटलिस्ट कौन होता है वहां पर? आयरन. और रिएक्टेंट कौन होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना. अब अगर हम आयरन सरफेस पर कराएंगे एट 83 केल्विन, एक एड्सॉर्प्शन ऐसा होता है. तो ये बताओ मुझे कि 83 केल्विन तो हो गया -190 डिग्री सेल्सियस. अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैस की, तो जो गैस होती है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज मूव करते हैं. गैस के पार्टिकल्स बहुत तेज मूव करते हैं और लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा सा स्लो मूव करते हैं. लेकिन गैप्स उसके बीच में भी होते हैं. गैस के पार्टिकल्स के बीच में गैप्स ज्यादा होंगे और लिक्विड पार्टिकल के बीच में गैप्स थोड़े से कम होंगे. और सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पर होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन होते अपनी जगह पर है, स्टेशनरी. ठीक.
अब मैंने ले लिया नाइट्रोजन गैस जो बहुत तेज मूव करती थी रूम टेम्परेचर पर, आपके आसपास भी होगी, मेरे आसपास भी यहाँ पर है, और 83 केल्विन पर मैंने उसको लिया है, मतलब -193 केल्विन पर। तो कैसे मूव कर रही होगी, और उसके इंटरेक्शंस के बारे में बताओ मुझे। स्लो मूव कर रही होगी। तो होगा क्या, जो आयरन की सरफेस है Fe, उसके ऊपर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आके ऐसे करके चिपक जाएंगे, N2 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 और N2 और N2। अब ये क्या है, ये N2 और N2 के बीच का जो अट्रैक्शन है ना, जिसे आप वैंडरवाल फोर्स बोलते हो, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस बोलते हो, वो चीज है ये N2 N2। तो ये जो होगा, ऐसे N2 बनेंगे, तो यहाँ पर ये मल्टी लेयर है। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मल्टी लेयर होता है ये, ठीक। तो फोर्स जो अट्रैक्शन है, वो आयरन की जो सरफेस है उसकी और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। अब आप एक काम करो, इसे हीट कर दो। हीट कर दोगे, डिसऑप्शन होगा। आप इसको हीट कर दोगे, डिसऑप्शन होगा, आपको आयरन अलग मिल जाएगा, प्लस नाइट्रोजन अलग मिल जाएगी। बताओ यस और नो। भाई पहले नाइट्रोजन चिपकी हुई थी, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब नाइट्रोजन के आपस के फोर्स भी टूट गए, और उसके हाइड्रोजन आयरन के साथ जो फोर्स बॉन्डिंग थी वो भी टूट गई। वो तो बेचारी वीक वैंडरवाल फोर्सेस थे। यहाँ पे अट्रैक्शंस जो थे वो वैंडरवाल अट्रैक्शंस थे, ये वाले जो अट्रैक्शन थे, है ना, ये वैंडरवाल अट्रैक्शन थे। वॉल्यूम स्लो है, वॉल्यूम कम है। अब ठीक है वॉल्यूम, अब ठीक है वॉल्यूम, अब ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, आ रहा है वॉल्यूम? नहीं, रिफ्रेश करो। मैं भी अपनी तरफ से एक रिफ्रेश करता हूं। अब आ रही है आवाज? ओके, चलो अच्छी बात है। फिजिक्स ऑप्शन समझ में आ गया। केमिक्स ऑप्शन की बात करते हैं। केमिक्स ऑप्शन, अगर मैं एड्सॉर्ब करवाता हूं, ये 723 केल्विन कितना हो गया? 500 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें तो यार क्या कहते हैं, इसमें तो नाइट्रोजन के बॉन्ड भी टूट जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम ऐसे मानते हैं, इसमें आपको मालूम है इसमें केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, है ना, और ये यूनिलेयर्ड होता है।
एक ही लेयर होती है इसकी बस, यूनिलेयर, नाइट्रोजन एटम होंगे। हो सकता है इनके बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है अभी भी इनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है ना हो। ठीक है, डिपेंड्स करता है कि आप कितना कौन सी आगे आगे किस प्रोसेस में जाने वाला है, लेकिन लेयर एक ही होगी, ये पक्का है। अब अगर आपने इसको हीट दी और आप चाहते हो कि ये नाइट्रोजन बाहर निकल आए, डिटैच हो जाए, तो क्या होगा? तो अब आपको मिलेगा Fe+। आपको लगता है मॉलिक्यूल बन जाएंगे दोबारा? तो आपको N2 तो नहीं मिल रहा है, आपको N मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए इरिवर्सिबल है। तो इस नाइट्रोजन के एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो उसको। वो क्या था, वो तो सिर्फ जाके चिपक गए थे, है ना। ये क्या, इन्होंने बॉन्ड बनाए हैं प्रॉपर। तो जब एक बार दूसरे के साथ उसने बॉन्ड बना दिए, तो फिर अपने जो बॉन्ड थे उसके वो वाले बॉन्ड वीक हो जाएंगे, इसलिए वापस जब लौट के आएंगे तो जो दोबारा पुराने बॉन्ड थे वो पुराने बॉन्ड बन नहीं पाएंगे, इसलिए दिस इज इरिवर्सिबल। हाँ पूर्वा पूछो। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द फॉरवर्ड as well as backward reaction, ठीक है। hence it does not alter the equilibrium, equilibrium आ जाना चाहिए तब तक, but both the rate are same, then how catalyst increase the rate? क्यों, दिक्कत क्या है इसके अंदर? ये तो मैंने इन लोगों को पढ़ाया था, जितने भी मेरे 11th वाले स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे, इनको मैंने बताया था वहां पर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो ये रेट है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास प्रोडक्ट कैसा है, यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट क्या होना शुरू करेगा? आपको इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट सीखना है ना, क्या प्रॉब्लम उसमें आ रही है, ये सीखना है आपको। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है फिर भी क्या हो रहा है। हाँ हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट रुक जाओ। ये चीज है ना, ये सामने दिख रहा है, वो समझ में आ रहा है आपको? नीचे प्रोडक्ट है, ऊपर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट जीरो है अभी। अब क्या होगा, श्रद्धा को बोलो रिफ्रेश करे। अब क्या होगा, रिएक्टेंट कम होना स्टार्ट होगा। हाँ निधि बता रहा हूं मैं। अच्छा वो बताता हूँ अभी, निधि रुको। फिर क्या होगा, पहले एक कैटलिस्ट वाला आंसर दे दूं मैं इसको। ये रेट इसका जो होगा कम होता चला जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कम होता जाएगा। तो पहले क्या होता है, पहले पहले फॉरवर्ड फॉरवर्ड चलता है, फिर बैकवर्ड बैकवर्ड भी चलता है, फिर दो बाद में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जितना 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 फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाता है उतना ही बैकवर्ड से फॉरवर्ड आता है, उतने ही टाइम में। पहले पहले फॉरवर्ड का तेज था और बैकवर्ड का स्लो था, बैकवर्ड स्लो जाता था। तो पहले ऐसा जाता था, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फिर फॉरवर्ड फिर फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और बैकवर्ड कैसे जाता था, धीरे से जाता था, ऐसे धीरे से बैकवर्ड जाता था। मतलब ऐसे समझ सकते हो, रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बहुत कम। तो इवोपरेशन तो जल्दी जल्दी होती जा रही है, जल्दी जल्दी इवोपरेशन हो रही है, इवोपरेशन इवोपरेशन, कंडेंसेशन हो रही धीरे 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 ऐसे। तो वो तो ऐसा होता है ना, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता जा रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता जा रहा है कम, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता जाएगा बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फिर एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये टाइम है। अब ध्यान से सुनो, निधि निधि सुनो। इसको मुझे लगे 1 घंटा करने में, लेट अस सपोज इट इज 1 आवर। तो पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, और वो रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होता गया कम होता गया कम होता गया कम होता गया कम होता गया, और रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया,
और पता चला बाद में जाकर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया। कितने देर बाद? 1 घंटे बाद। अब मैंने क्या किया, कैटलिस्ट डाला। अब जब मैं कैटलिस्ट डालूंगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ेगा, तो वो यहां मिल जाएंगे। इक्विलिब्रियम फिर आएगा, वो यहां मिल जाएंगे आके, यहाँ पे इधर इधर, यहीं से इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड, देखो इक्विलिब्रियम कहता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, टाइम कम लगेगा उसके अंदर। ये यहाँ पे ये कैटलिस्ट वाला है, ये कैटलिस्ट वाला है, सी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो पता चला मुझे, यहाँ पर मुझे लगा 1 सेकेंड ऐसे, तो वो जल्दी काम हो जाएगा। मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी थी, वो फॉरवर्ड रिएक्शन किसी ना किसी रेट से तो चलती होगी शुरुआत में। अब क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन ही बहुत तेज चल रही है और बैकवर्ड रिएक्शन ही बहुत तेज चल रही है, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा दोनों का। तो दोनों का रेट बराबर हो गया, लेकिन कम टाइम में बराबर होगा, वो 1 सेकेंड ही लगा हमें, तो कैटलिस्ट ने अपना काम कर दिया। आ गया समझ? ओके गुड। अच्छा, और किसी का क्या क्वेश्चन था? पूछ लो, पहले अपने क्वेश्चन पूछे खत्म करो, फिर आगे बताता हूँ। बोल्ट्जमैन ग्राफ, बोल्ट्जमैन ग्राफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है, वो काइनेटिक एनर्जी वाला ना, टेम्परेचर के साथ इफेक्टिव नंबर वाला। हाँ हाँ, देखो आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ा है, वेलोसिटी वाला, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सब पढ़ा है? हाँ। अब सुनो, जब हम ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, हम ये बात करते हैं जब ऑर्डर की बात होती है हमारी, तो ऑर्डर में तो कंसेंट्रेशन आती है, जैसे ए नॉट माइनस ए अपॉन के, फर्स्ट जीरो ऑर्डर हो गया, और 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। तो एक्चुअली बात चल रही होती है कंसेंट्रेशन की टाइम के साथ। तो मतलब रेट को हम रिलेट करके देखते हैं टाइम के साथ, कंसेंट्रेशन के साथ, कंसेंट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं। तो बाद में हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो कैसे समझाया गया है वो सुन लो। ये है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल मींस 1000 मॉलिक्यूल है, 1000 में से 4, 1000 में से 10, 1000 में से 100, ऐसे फ्रैक्शन देख रहे हैं हम उसका। और ये काइनेटिक एनर्जी है इधर हमारे पास। तो ये बताओ, जो मॉलिक्यूल बहुत तेज चल रहे होंगे वो कितने होंगे? जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में हवा है, अब उस हवा में कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत धीरे होंगे, कुछ रिएक्शन, कुछ मॉलिक्यूल बहुत तेज होंगे, और कुछ उस वेलोसिटी से चल रहे होंगे जिसको आप मोस्ट प्रोबेबल बोलते हो। तो तेज वाले कितने हैं? फ्यू। धीरे वाले कितने हैं? वो भी फ्यू। तो जो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, मानते हो? एक खास वेलोसिटी होगी। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती जा रही है तो फिर जो मॉलिक्यूल होंगे वो रिएक्शन के अंदर जाना शुरू कर देंगे, यस और नो। तो अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी यहां पर आ गई है इतनी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट्स टू गो इनटू द रिएक्शन। सो ये जो हमारी एनर्जी है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ग्राफ कैसे आया बेटा? ऑब्जर्वेशन से आया। हमने सबकी काइनेटिक एनर्जी निकाली, हमने व्हाट इज ऑन द वाई एक्सिस, ये तो आपने 11th में नहीं पढ़ा वाई एक्सिस में क्या था? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में वीआरएमएस पढ़ा था आपने, आपने वीआरएमएस पढ़ा था, वी एवरेज पढ़ा था, वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पढ़ी थी। अब सुन लो, दिख नहीं रहा? वही चीज तो है फ्रैक्शन। मान लो 4 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ये 4 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, बाकी 6 मॉलिक्यूल की इतनी है, बाकी 10 मॉलिक्यूल की इतनी है, बाकी कुछ 5 मॉलिक्यूल की इतनी काइनेटिक एनर्जी है, बाकी कुछ
50 मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इतनी है। लेकिन ये जो है ये क्या है, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन है जिससे लगभग सारे के सारे मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। ओके अमन, ठीक है। इसका एक बेहतर एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, या मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी अपूर्वा आप बोल सकते हो, कहने को वैसे ऐसा कोई टर्म है नहीं, लेकिन आप अपने समझने के लिए इसको बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इससे ज्यादा क्या नहीं, काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा हो सकती है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाले जो मॉलिक्यूल है, ये वाले मॉलिक्यूल बहुत तेज मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर कम है, उनका फ्रैक्शन कम है ना, देखो। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हैव दैट एनर्जी, यस। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसको समझाने के लिए। क्लास 11th के स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूं मैं, इन लोगों को याद होगा, पता नहीं शायद मैंने बीच में से ज्वाइन किया था या कहां से किया था। ये जो प्रिया भल्ला वाला बैच था। अब एक मैराथन हो रही है, ठीक है। मैराथन में 1000 लोग भाग रहे हैं, फर्स्ट कितने लोग आएंगे? एक, यानी जो बहुत तेज भागेगा वो एक होगा, बताया था ना। धीरे वाले कितने होंगे? धीरे वाले, क्या धीरे वाले जो जो बहुत धीरे भाग रहे होंगे वो कितने होंगे? लास्ट कितने आएंगे? फ्यू। अच्छा, अब क्या किया आपने देखा, अपने घर से बाहर निकलकर लोग भाग रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग भाग रहे हैं। कुछ लोग तेज भाग रहे हैं, कुछ बहुत धीरे भाग रहे हैं, कुछ मॉडरेट वेलोसिटी से भाग रहे हैं। आपने एक पत्थर फेंक कर मारा, किसी को लगेगा, क्या चांस है कि वो सबसे तेज वाले को लगे? कितने चांस है? बहुत कम, बहुत कम। और क्या चांसेस है वो सबसे धीरे वाले को लगे? सबसे धीरे वाले को, जो लास्ट आएगा, जब मैराथन खत्म हो जाएगी तब भी वो दौड़ता दौड़ता आ रहा होगा, लंगड़ाता हुआ। तो मतलब अगर एक भीड़ भाग रही है, आप पत्थर मारोगे किसी को लगेगा, तो वो उसको लगेगा जो एक मॉडरेट टाइप की काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा होगा। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। फिर ये एवरेज नहीं बोलेंगे, वो वी एवरेज हो जाएगा, फिर अलग गलत हो जाएगा वो, है ना। तो वो मैक्सिमम वाली वो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है हमारी। अच्छा, अब ये जो इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा जिसकी एनर्जी होगी, इसकी ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स इसमें है, वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं, सब रिएक्शन में जा रहे हैं। लेफ्ट वाले रिएक्शन में नहीं जा रहे हैं, राइट वाले रिएक्शन में जा रहे हैं। शेडेड वाला पोर्शन जो है सब रिएक्शन में जा रहा है। ये कब है? ये तब है जब टेम्परेचर T केल्विन है, ठीक है। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जो धीरे मॉलिक्यूल चल रहा होगा वो तेज हो जाएगा, जो थोड़ा और तेज चल रहा होगा वो और तेज हो जाएगा, जो और तेज चल रहा होगा और तेज हो जाएगा, जो सबसे तेज चल रहा होगा वो भी और तेज हो जाएगा। तो ये ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। मानते हो कि नहीं मानते? हो जाएगा ना। लेकिन हमें एनर्जी तो सिर्फ इतनी ही चाहिए बस। तो अब ये वाले जो हैं, ये लोग जो हैं, ये रिएक्शन में जा रहे हैं। और ऐसा देखा गया कि अगर हम टेम्परेचर 10 केल्विन से इंक्रीज कर देते हैं तो मॉलिक्यूल डबल हो जाते हैं, डबल डबल। हमने निकाला, इसके बाद इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है अल्फा। अल्फा होता है रेट कांस्टेंट। देखो, हम होता है R = K A की पावर n, रेट इसका।
किसी भी रिएक्शन का। R इज इक्वल टू के ए की पावर n, ए कंसंट्रेशन है, n ऑर्डर है। हम कंसंट्रेशन को तो छेड़ नहीं रहे, हम तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो कौन चेंज हो जाएगा? तो ये के चेंज हो जाएगा, के पे फर्क पड़ेगा। तो के 308 अपॉन के 298, 10 हमने 10 डिग्री बढ़ा दिया, ये अप्रोक्सीमेट इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट हम लोग पहले निकालते थे ऐसे, इस मैक्सवेल मतलब इस कर्व से। तो ये जो कर्व है, ये कर्व हमको बताता था कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में जा रहे हैं। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, आरएनएस इक्वेशन पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल सही बात है सुयश। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप 2 लोगे, और अगर मतलब नहीं तो फिर वो आपको वैल्यू देगा। अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये आप कह सकते हो कि 2 से लेके 3 के बीच में होता है, लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आपको 2 लेना पड़ेगा। आरएनएस इक्वेशन हो गई ना? मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमको एक टेंटेटिव चीज बताता है कि 10 डिग्री बढ़ाओगे तो डबल हो जाएगा, लगभग लगभग डबल हो जाएगा। आरएनएस इक्वेशन से हमको एक्चुअल पता चलता है कि मैथमेटिकली पता चलता है कितना इंक्रीज होने वाला है। हाँ, आपको क्या सीखना है? इन प्लेस ऑफ आरएनएस कांस्टेंट, आरएनएस कांस्टेंट क्या होता है? हाउ वी इक्वेटेड जेड पी, मल्टीपल होता है वो। देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि जो कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ये कहती है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल है, अगर वो 1000 मॉलिक्यूल में सबके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, तो क्या सारे के सारे रिएक्ट कर जाएंगे? आंसर बताओ। नो। कौन करेगा रिएक्ट? रिएक्ट करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है हमको। रिएक्ट करने के लिए 3 चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। हाँ, तो हम जो लिखते हैं यहां पर के, एक्चुअल में ये होता है हमारा P मल्टीप्लाइड बाई जेड ए बी मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। मतलब हमारे पास एक ऐसा, ये क्या चीज है, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस फैक्टर, व्हाट इज दिस, इस टर्म को क्या बोलते हैं? इस टर्म को क्या बोलते हैं? इस पूरे टर्म को बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग इन द रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है और उसने टेम्परेचर दे रखा है और पूछा है कि बताओ कि कितने मॉलिक्यूल जा रहे होंगे, तो उसका लॉग लेके निकालना पड़ेगा वैल्यू हमें। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग इन द रिएक्शन। तो इतने इतने मॉलिक्यूल तैयार हैं। ये जेड ए बी जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, और जो पी है वो ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन हमेशा ठीक होना चाहिए, और ओरिएंटेशन और जेड ए बी को मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो यहां से वो ए बन जाता है हमारा, यहीं से आरएनएस इक्वेशन आती है। ठीक है, और ये जो ए होता है ना, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं।
इसका नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ठीक, आजकल सहूलियत के लोग बोल देते हैं अपने इसको आरएनएस कांस्टेंट, लेकिन इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला जाता है। खत्म हो गया पिछला बैकलॉग आपका। हाउ वी नो दैट ओरिएंटेशन इज प्रॉपर और नॉट। बेटा एक बात बताओ मेरे को, आपने हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन पढ़ी है? चलो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। तो अगर मान लो ये निकल की सरफेस है और यहाँ पर एड्सॉर्प्शन होगा किसका, इथीन का और हाइड्रोजन का, ऐसे। अब मान लो इथीन है यहाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर। अगर अगर आपको क्या लगता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे करके आएगा तो एड्सॉर्प्शन हो जाएगा उसका? ऐसे आएगा तो उसका एड्सॉर्प्शन हो जाएगा? क्या लगता है आपको, रिएक्शन हो जाएगा इसका? आपने SN1 और SN2 के बारे में सुना है? SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है ना SN2 के अंदर। तो वो कहीं और से अटैक करेगा, अगर ओरिएंटेशन ठीक नहीं होगा इसका तो रिएक्शन हो जाएगी, उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। हाँ, उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। सरफेस पर अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे होती है? वो तो प्रिया, जब अनबैलेंस फोर्स होगी तभी तो एड्सॉर्प्शन होगा ना। एक एक ये चौक है, ये इंक का पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को ये चौक के पार्टिकल भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और इंक का दूसरा पार्टिकल भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो एड्सॉर्प्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पर एड्सॉर्ब कर रहा है ये आके, ऐसा क्या मतलब समझो मैं, किसका अट्रैक्शन ज्यादा है? बात खत्म हो गई, अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये इस चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री ऐसे ही है ना। आपने सरफेस टेंशन के बारे में सुना है? अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पर ऐसे लगती है, ऐसे। तो जैसे एक मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ फोर्स लगती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जब एड्सॉर्ब्ड, जो एड्सॉर्बेट आता है, एड्सॉर्बेट का जो पार्टिकल होता है, उसके अंदर ये बल्क में से जो फोर्सेस लगती है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगती है। वो सॉलिड के पार्टिकल लगाते हैं उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तभी उसका एब्जॉर्प्शन हो पाता है। लॉग मतलब फिजिक्स ऑप्शन, रिवर्स, जैसे फिजिक्स ऑप्शन मॉलिक्यूल जुड़ेगा वापस आ जाएगा प्रिया, वैसे का वैसे ही। N2 जाता है, N2 आता है। चलें सरफेस केमिस्ट्री कंटिन्यू करें? चलो, तो जो मुझे बताया गया है आपको बनाना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फ्रेंडलिच आइसोथर्म, अब ध्यान से सुनो, ये किस तरीके से काम करता है। हम कर क्या रहे हैं, हम तो एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस को ऑक्यूपाई करना, है ना। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस को ऑक्यूपाई करना। तो आप अगर एक बस का इंतजार कर रहे हो और वो बस आई और आपने देखा उसमें खूब सारे लोग बैठे और वो बस चली गई, फिर आधे घंटे बाद एक और बस आई, वो बस खाली थी, लेकिन तब तक आपके पास बहुत सारे लोग जमा हो गए होंगे जो बस का इंतजार कर रहे होंगे।
खूब सारे लोग हैं बाहर जो बस का इंतजार कर रहे हैं और बस एकदम खाली है। मुझे जरा रेट ऑफ ये बता दो कि जो अंदर लोग जा रहे हैं उसका रेट कैसे वेरी करेगा। एक मिनट सोचो, बताओ। हाँ, कैसे करेगा? पहले होगी बस एकदम खाली, लोग अंदर घुसना शुरू करेंगे बहुत तेज, चलते जा रहे हैं, धड़ 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 अंदर जाते जा रहे, जाते जा रहे, जाते जा रहे। किसी ने शीशे से अपना, खिड़की से अपना वो बैग फेंक दिया अंदर, बोला मेरी मेरा है ये। किसी कोई आगे अंदर चढ़ा और उसने अपना रुमाल फेंक दिया, बोला ये मेरी सीट है। तो ये टाइप की हरकतें वहां पर शुरू हो जाएंगी, काफी तेजी से लोग अंदर बढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो आगे अंदर अंदर जाएगा, फिर वो ढूंढेगा जगह कहाँ है, यहाँ तो जगह नहीं है, वहां जगह है, अच्छा ठीक है अब एक काम करता हूँ, अच्छा वहां जगह खाली है, आ रहा हूं मैं। तो रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा उसमें। और फिर क्या होगा, जब पूरी जगह भर जाएगी, फिर एक ही काम हो सकता है कि एक अंदर जाएगा, दूसरा बाहर आएगा। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। प्रिया तो समझदार हो गई है बहुत। ठीक है, अब इसका जो कर्व है, आपको x बाई एम का मतलब मालूम है क्या होता है? x है मास ऑफ एड्सॉर्बेट, m है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं इसको। अच्छा, मुझे देख के समझदार हुए। अच्छा ये बताओ, ये इसका x बाई एम का मतलब मालूम है आप सब लोगों को? यस। हम इसका इफेक्ट देख रहे हैं कि कितना एक्सटेंट का एड्सॉर्प्शन हो रहा है प्रेशर के ऊपर, किस कैसे बेस्ड होता है ये। तो एक्सपेरिमेंटली उसने पता लगाया कि पहले ये ऐसे जाता है ग्राफ और फिर ऐसे होके और फिर सीधा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो पहले एक स्ट्रेट लाइन थी, फिर एक स्ट्रेट लाइन थी। तो पहले हमने बात करी यहां जीरो से, ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर। ये है हाई प्रेशर, क्योंकि देखो प्रेशर तो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा ये ग्राफ बना कैसे। ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अलग से मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको मैं ठीक से समझा सकूं। तो सबसे पहले हम बात करती है, उसने बोला केस वन, लो प्रेशर, कि लो प्रेशर में क्या होगा। अब जब प्रेशर लो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एड्सॉर्बेंट है, सारी एक्टिव साइट खाली पड़ी हुई है, जैसे बस में सीट्स खाली पड़ी हुई थी। तो अगर मान लो एक एक हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा? तो लो प्रेशर में कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर क्या है, ये यहाँ जो सरफ ये है पूरा, ये एम्प्टी है पूरा का पूरा, पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, कुछ नहीं है वहां। तो क्या होगा, जो गैस आएगी वो एड्सॉर्ब होती चली जाएगी, जो भी आएगा हर जगह से एड्सॉर्ब होगा ये, हर जगह। और वो एड्सॉर्प्शन लीनियर एड्सॉर्प्शन बन जाएगा। उसको हम फॉर्मूला लिख देंगे x बाई एम इज इक्वल टू के पी, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन बनेगी, इक्वेशन नंबर 1। ये y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप होगा, हर जगह से एड्सॉर्प्शन हो रहा है। समझ में आ गई ये चीज? जैसे बस में जगह खाली पड़ी हुई है, सब लोग अंदर घुस रहे हैं, फटाफट घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, जगह खाली है, जब तक धड़ धड़ बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं। शुरू में तेज होगा, तो आपको दिख भी रहा होगा ये x बाई एम इक्वल टू के पी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप। देखो ये जो लाइन है ये वाली,
ये y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन दिख रही होगी आपको यहाँ पर। लो प्रेशर इसलिए कहा क्यों बेटा, प्रेशर 0 से स्टार्ट होता है ना, और यहां से लेके यहां तक ये जो रेंज है प्रेशर की, ये कम नहीं है। प्रेशर तो आगे की तरफ यहां इंक्रीज हो रहा है आगे, इसलिए लो प्रेशर कहा, है ना। जब और प्रेशर लगाता कौन है, गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाते हैं कोलाइड करके। शुरुआत में जब मेरे पास सिर्फ एड्सॉर्बेंट का एक पीस था, कोई गैस थी ही नहीं, तो प्रेशर भी नहीं था। अब जब गैस आनी शुरू हो गई, जब तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते गए, ज्यादा एड्सॉर्बेट आता गया, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ता गया। तो ये हो गई लो प्रेशर की बात। अब बात करते हैं हाई प्रेशर की। फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पर, यहां से यहां तक बड़ी जल्दी से जल्दी लोग बस में घुस रहे हैं, घुस रहे हैं। ये सीटें घिरनी शुरू हो गई, कुछ सीटें ही बची हैं। अब जो अंदर आ रहा है वो सीट ढूंढ रहा है, यहाँ पे ढूंढ रहा है और बैठ रहा है। अच्छा वहां खाली है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अच्छा भाई साहब आप यहाँ बैठ जाओ, मैं थोड़ा इधर खिसक जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद सीट फुल। उसके बाद क्या होगा, ये देखो x बाई एम कॉन्स्टेंट हो गया आगे, सीधी लाइन जा रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये चेंज नहीं होगी, ये सीधी जा रही है। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहां वो बोलता है सैचुरेशन प्रेशर आ चुका है, जगह खत्म हो चुकी है। मतलब अगर एक आदमी अंदर आया तो दूसरे को उतरना पड़ेगा। तो सेकंड केस है हमारा, हम हाई प्रेशर की बात करते हैं। जब प्रेशर हाई होगा तो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे, वो टकराएंगे, प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर लगाएंगे तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस पूरी पूरी, मतलब जगह नहीं बचेगी, भर चुकी होगी। पूरी की पूरी भर चुकी, जगह नहीं है, एग्जैक्टली जगह नहीं है। एक्स बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम ये भी लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट हो चुका है पी की पावर 0। नो मोर मॉलिक्यूल कैन बी एडजस्टेड हाउएवर, ये एब्सोल्युटली करेक्ट सुरेश, बहुत बढ़िया, सही आंसर है बिल्कुल एकदम। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बात आती है मॉडरेट प्रेशर की। मॉडरेट प्रेशर, अब बात आती है मॉडरेट प्रेशर की। मॉडरेट प्रेशर क्या था, ये वाला, ये। यहां पे फ्रेंडलिच को एक बात नहीं समझ में आई कि अगर मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास ये लाइन है x इज इक्वल टू 4x, सॉरी x इज इक्वल टू 4y, ये एक लाइन है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन होती है, लाइन थोड़ी देर तक के लिए चलती है कि लाइन चलती चली जाती है, व्हाट इज लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है, मतलब ये एक फंक्शन है, आप ये भी बोल सकते हो, स्टॉप नहीं होती। तो ये लाइन थी, तो लाइन को तो चले जाना चाहिए था ऐसे करके। क्या ऐसा भी होता है कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे इनफाइनाइट तक चली जाती है, बिल्कुल सही बात है, या इनफाइनाइट पॉइंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एक लाइन, ये एक लाइन दूसरे टाइप की लाइन में कैसे चेंज हो गई। ये लाइन तो ऐसी थी y इज इक्वल टू 4x टाइप, और ये है हमारी y इज इक्वल टू 5 टाइप की लाइन बन गई है। एक लाइन दूसरी लाइन में कैसे कन्वर्ट हो गई भाई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कभी, ऐसा फंक्शन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं आज तक। ऐसा पॉसिबल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाए, फिर एफ एक्स वही एफ एक्स इज इक्वल टू 5 भी बन जाए, इज पॉसिबल है ये चीज। फंक्शन कैसे चेंज कर दोगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि इसका मतलब जो n की वैल्यू है, n मतलब डिग्री, वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पावर क्या थी, इधर इधर पावर क्या मानी है हमने, पावर क्या है, p की पावर क्या है, पावर 1 1 1 1 1 1, पावर 1 है, पावर 1 है। और हाई प्रेशर में जो पावर है वो 0 है, वो 0 है। इसका मतलब यहाँ पे 1 से 0 तक का चेंज आया है।
इसीलिए हम लोग लिखते हैं मॉडरेट प्रेशर में x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाई एन। अब ये 1 बाई एन क्या है? तो n जो है वो है 1 से 1 इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, वो है इंफिनिटी तक। एक काम करो, n की जगह 1 रखो, क्या आएगा? n की जगह 1 रखा तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी लो प्रेशर वाली। 1 रखोगे तो ये बनेगा बेटा लो प्रेशर वाली इक्वेशन। और अगर हमने n की जगह इंफिनिटी रख दिया, n की जगह इंफिनिटी रख दिया तो क्या होगा? तो ये बन जाएगा। इसका मतलब उसके बीच की जो चीजें हमें लेनी है 1 और 0 के बीच की, तो 1 और 0 के बीच में क्या है? मतलब हमारा तो ये 1 बाई 1 हमें लेना है 1 बाई एन और 0। तो मैं ऐसी n की क्या वैल्यूज लूं जो 1 और 0 के बीच में लाई करे, बताओ? 1 बाई 1 1, फिर 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4 करके क्या करूं मैं? इन्फिनिटी तक लेके जाऊंगा मैं इसको, 0 हो जाएगा जाके। तो ये ठीक। अच्छा, अब जिन लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा उन्होंने ये भी देखा होगा, हम इसका लॉग लेते हैं और वो बन जाता है लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाई एन लॉग पी। ठीक है, तो बताओ, आपने यस बोला, प्रिया यस बोला, वैष्णवी यस बोला, राधिका यस बोला, तो मेरा क्वेश्चन है लॉग लेते क्यों है इसका? क्योंकि किताबों में इसका आंसर नहीं दिया हुआ, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। बहुत कम किताबें ऐसी हैं जिसमें आंसर दिया हुआ है इस चीज का, लॉग क्यों लिया। लॉग लेता है और फिर बोलता है दिस इज कॉल्ड फ्रेंडलिच आइसोथर्म। ये जो इक्वेशन है ये हमने log x बाई एम, इसको y लिया, हमने इसको माना mx प्लस c से इक्वेट कर दिया, और ये जो है हमारा वो फ्रेंडलिच आइसोथर्म है। ना ना अभिनव, इससे थोड़ी आसानी जरूर हुई हमको, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा सरदर्द दूर हुआ है। वो लाइन की इक्वेशन बनाने से नहीं हुआ है, वो कुछ और चीज हुई है। नहीं, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए नहीं। एक बात बताता हूँ मैं, अभिनव जरा गौर से सुनो, सुयश जरा देखो जरा यहाँ पर, मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग चलता है। इधर देखो, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। अब मुझे ये बताओ इनकी वैल्यूज क्या हैं? मतलब मैं 2 टू द पावर n लेके चल रहा हूं, तो 2 4 8 16 है, तो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद वैल्यू बढ़ गई उसकी, ज्यादा गैप आ गया, एक गैप और आ गया, इसके बाद 32 आ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर 64 और बड़ा हो जाएगा। तो जब पावर होती है किसी की वो ज्यादा बढ़ा देती है उसको, लेकिन अगर वही चीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बहुत कम है कंपैरिजन में। और मैं उसको इसलिए लेना चाहता था क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं। वो पता है क्या पूछते हैं? वो सिंपल सी एक बात पूछते हैं जो आप लोग भी आगे चल के शायद पूछो। वो ये बोलेंगे कि सर एक बात बताओ, ये जो n की वैल्यू है ये तो यहाँ वेरी कर रही थी 1 से लेके यहाँ तक इंफिनिटी तक, यहाँ वेरी नहीं करेगी क्या? यहाँ तो आपने स्लोप को कांस्टेंट मान लिया, आपने y इक्वल टू mx प्लस c कर दिया, y की वैल्यू ऊपर वेरिएबल है तो यहाँ वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हमने तो x और y को वेरिएबल माना है ना, y और x को वेरिएबल माना है, और m स्लोप है, तो m चेंज तो हो रहा है, m चेंज हो रहा है, मान रहा हूं मैं उसको, लेकिन वो बहुत स्लो है, उसका रेट बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो एड्सॉर्प्शन पर और उसके कुछ देर बाद पे, अगर दो एड्सॉर्प्शन पे आप कंपेयर करोगे
तो m का जो कंपैरिजन है वो लगभग नेग्लिजिबल टाइप का हो जाता है। और दूसरी चीज हमको देखने को क्या मिला, दूसरी चीज हमको देखने को ये मिली कि हम जो p लेते थे, पहले पहले p की कोई एक पावर होती थी। तो पावर होती थी जैसे 2 की पावर आपने बताया 1 2 3, तो 2 4 8 16 32 64। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो 2 था हमारे पास होता है 2 3 4, हमने इनके लॉग ले लिए, लॉग लॉग लॉग। जरा मुझे बताओ 2 का लॉग क्या होता है, इसका लॉग क्या होता है, और इसका लॉग क्या होता है। जब लॉग की वैल्यू लेंगे, लॉग की जब वैल्यू लेंगे तो इनके इनके आपस में जो गैप जो वो कम नहीं हो जाएगा। जो गैप 2 3 4 का है वो 1 1 का गैप है, 2 से लेके 3 3 से लेके 4 1 का गैप। और जो यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां का गैप है वो कैसा है, ये तो बहुत छोटा सा गैप है, तो पॉइंट्स में है गैप। तो हमें दो दो फायदे हुए इस बात से। पहली चीज, जो प्रेशर बहुत तेजी से चेंज हो रहा था, अब हमने लॉग लगा के उसका जो वेरिएशन है उसको स्लो कर दिया। दूसरी चीज हमें एक पता चली बात, हमें जो एन पावर बन रहा था, और पावर बन के हमें सिर्फ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में। हम सिर्फ क्या पढ़ पाते थे, हम सिर्फ ये पढ़ पाते थे बस, ये इतना हिस्सा पढ़ पाते थे बस। हमें मालूम था कि ये कर्व होता है और कुछ नहीं होता। बाकी ये जी ये तो समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया, ये हमें समझ में आ गया, लेकिन जो बीच वाली चीज है ना वो समझ में नहीं आ रही थी हमको। तो हमने उसको पढ़ने के लिए क्या किया, उसका लॉग ले लिया। अब उसका लॉग ले लिया तो फिर हम ये कर देंगे, हम वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। अब एक्स बाई लॉग एक्स बाई एम कैसे वेरी करेगा, वो एक्स बाई एम की तरह वेरी नहीं करेगा, धीरे धीरे वेरी करेगा। और लॉग पी भी पी की तरह वेरी नहीं करेगा, धीरे धीरे वेरी करेगा। और इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप होता है लॉग के, और जो जो इसका इसका इंटरसेप्ट होता है लॉग के, और जो इसका स्लोप होता है वो होता है 1/n। क्लियर है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे एन 1/n तो वेरिएबल है, उसका मैंने आपको आंसर दे दिया कि वो कैसे वेरी कर रहा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा फ्रेंडलिच आइसोथर्म। इस पूरे आइसोथर्म में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। थैंक यू सुयश। ग्राफ बेटा, ये वाला ग्राफ जो अभी बनाया है, ये हमारा y है और ये हमारा x एक्सिस है। तो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, और ये 1/n हमारा स्लोप है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और कुछ नहीं। ठीक, बस एक काम मैं आप लोगों को छोड़ता हूं, जो मैं पहले भी 11th क्लास में लोगों को देता था। assumption and limitation of Freundlich isotherm। देखो, थैंक यू निधि। देखो, मेरे को ये मालूम है, मुझे डर पता है किस बात का होता है। मुझे डर हमेशा से क्या होता है कि जब फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, जैसे मान लो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल, या चलो आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ के आए हो, 11th में कैसा रहा आपका स्टेट्स ऑफ मैटर? आसान चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं बोलने वाला हूं, जो चीज आपको 90 से 95% के ऊपर लेकर जाती है, जो गैप जो होता है वो फिल करती है, वो चीज बता रहा हूं मैं आपको। मुझे मालूम है, मैंने पढ़ाया है, बच्चे को समझ में आया होगा, और बॉयल्स लॉ समझ में आया होगा, ये मुझे मालूम है। ग्राफ समझ में आएंगे, बच्चा न्यूमेरिकल करेगा, ये पक्का है। लेकिन अगर उससे ये पूछा ना कि बेटा लिमिटेशन बताओ या एप्लीकेशन बताओ बॉयल्स लॉ की, तो वो लड़खड़ा जाएगा। चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन बताओ, अभी नहीं बता पाएंगे कुछ लोग, कुछ लोग तो अभी ही नहीं बता पाएंगे।
चलो ठीक है, गेलुजियस लॉ था P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 बाई T2, बताना जरा एप्लीकेशन। आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है। अब जैसे मैंने बोला काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस क्या है, आप बोलोगे बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, अट्रैक्शन नहीं होता, ब्ला 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 ब्ला। मैंने कहा सिग्निफिकेंस बताओ जरा इसका। अब सिग्निफिकेंस में अटक जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि वो एक मार्क जो अटक रहा है आपका वो भी छूट जाए। जो आपके 10 में से 9 नंबर आ रहे हैं, वो एक नंबर जो फंस रहा है आपका, वो यहां फंसेगा। अब आपको फ्रेंडली चॉइसेस हम समझ में आ गया, सब बना भी देंगे, सब लिख भी देंगे अच्छे से। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना, ये वो क्वेश्चन है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आता नहीं है ना आया है, लेकिन अगर आ गया बोर्ड एग्जाम में तो मैं नहीं चाहता कि आप, कभी कभी क्या होता है कि बड़े खराब पेपर आ जाते हैं एग्जाम में। और ऐसा 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 मेरे साथ हो चुका है। हमारे टाइम में फिजिक्स का पेपर आया था एक बार, तो बड़ा ही वाहियात किस्म का पेपर था, मतलब उसमें फिजिक्स तो कहीं थी ही नहीं। उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जैसे वो जॉकी होती है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, जॉकी लगाते हैं वो कुछ उसका पूछ लिया था कि उसमें ये वाला मेटल क्यों यूज करते हैं, या उसने वो कुछ नहीं पूछा L1 बाई 100 माइनस एल अपॉन कुछ R1 अपॉन R2, ये सब कुछ नहीं पूछा उसने। मीटर ब्रिज, उसने वो कुछ नहीं पूछा उसके मेटल के बारे में, या फिर ऐसी चीजें पूछ ली। ठीक है। कुछ पूछा था, बायोट सावर्ट लॉ होता है एक, मैंने क्या किया, जो मुझे याद था मैं लिख कर आ गया। लेकिन उसमें मैं सबको अच्छे मार्क्स मिल गए थे पेपर में। शुरू में तो सबको समझ में नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें, लेकिन बाद में सब लोगों ने थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डाला कि जो फिर वो उनको फिर वही याद आई। हाँ, मैग्नेटिज्म में उसने बोला सिग्निफिकेंस बताओ इसके। वो नहीं किया उसने, ये नहीं बोला कि भाई कि इसको डिराइव करो, या उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेता। न्यूमेरिकल बनता है, डेरिवेशन बनते हैं, सब कुछ बनता है, उसकी एक्सप्लेनेशन बनती है। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार। अब आगे बात करते हैं हम लोग एक और आइसोथर्म है, दैट इज लैंगमुर आइसोथर्म। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो प्लीज इसको ढंग से देखना। ठीक है। एक्चुअल में क्या था कि जो फ्रेंडलिश था उसने देखा कि एड्सॉर्प्शन ऐसे हो रहा है, लोग बस में चढ़ रहे हैं, उसने इक्वेशन लिख दी। उसने उसका कोई मैथमेटिकल उसने पहले नहीं लिखा था, उसने ऐसा समझ सकते हो उसने एक्सपेरिमेंट किया। आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम ग्राफ प्रेशर का वेरिएशन देख रहे हैं। लैंगमुर, LANGMUIR। तो उसने क्या किया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया उसने कि x बाई एम जो होगा वो वेरी करेगा ऐसे प्रेशर के ऊपर, AP अपॉन 1 प्लस BP। तो x बाई एम क्या है, अंशिका। हाँ, लोगों ने बोला x बाई एम क्या है, उसने बोला एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। लोगों ने कहा प्रेशर क्या है, उसने बोला OP क्या है प्रेशर। ये AP क्या चीज है।
ठीक है, क्या है वो? कांस्टेंट, या इसको हम लैंगमुर पैरामीटर्स भी बोलते हैं, दोनों को, ए और बी को। अब लैंगमुर कांस्टेंट कह सकते हो। अब उसने बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन बनाई जो फ्रेडलिश ने बनाई थी। क्या किया उसने? उसने भी 3 केस लिए। केस 1, क्या? लो प्रेशर। यस, उसने कहा भाई प्रेशर बहुत लो है, तो प्रेशर लो है तो लोगों ने बोला, फिर वो प्रेशर अगर लो है, लोगों ने क्या, उसी ने बोला तो 1p से बड़ा होगा। तो बेटा 1 अगर p से बड़ा होगा, जरा मुझे बताओ किसको निगलेक्ट करूं फिर मैं? 1 अगर p से बड़ा है तो क्या करूं? bp को हटा दूं। तो यहां पर आ गया x बाई एम इज इक्वल टू AP। वहां पे x बाई एम इज इक्वल टू KP था, यहां AP है। बिल्कुल वही इक्वेशन बनाई है उसने भी, इंटेलिजेंट था वो। केस 2 देखो, क्या केस 2 क्या होगा? हाई प्रेशर। तो उसने बोला ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसके हिसाब से एडसॉर्प्शन होगा हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर लूंगा तो इसका मतलब P बड़ा होगा, P ज्यादा होगा 1 से, तो मैं फिर 1 को निगलेक्ट कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा? x बाई एम इक्वल टू, ये लो 1 को निगलेक्ट कर दिया मैंने यहां पर, ये वह 1 हट गया, क्या बचा? 1 हट गया, क्या बचा? a बाई बी। वहां पे क्या था? वहां पे x बाई एम था k के बराबर, यहां a बाई बी के बराबर है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आ गया मॉडरेट प्रेशर। यहां पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई एक बात बताओ, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये वेरिएबल है, हमारे पास 2 वेरिएबल है, प्रेशर और x बाई एम, दोनों के बीच में ग्राफ खींचो तो मुश्किल होगा भाई। ऊपर भी पी आ रहा है, नीचे भी पी आ रहा है, कौन सा क्या क्या बनाओगे? इसका मुश्किल पड़ेगी ग्राफ बनाने में। तो उसने क्या किया? उसने फंक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। उसने बोला कि x बाई एम इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP होता है। ठीक, उसने कहा रेसिप्रोकेट कर दो। मतलब उसे तो वेरिएशन, हमें देखना क्या है कि प्रेशर के साथ हम पढ़ क्या रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है एड्सॉर्प्शन पर। हमें प्रेशर का मतलब निकालना है। हाँ, मैंने कर दिया एक्सटेंड। 1 अपॉन x बाई एम इज इक्वल टू 1 प्लस BP अपॉन AP। ठीक, अब इस P को, ये जो नीचे वाला P है, इसे लेफ्ट साइड में लेकर जाओ तो ये हो जाएगा P अपॉन x बाई एम इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस B अपॉन A P। करेक्ट? हाँ, रुक जाओ। तो P, व्हाट इज P, वेरिएबल और कांस्टेंट? वेरिएबल। x बाई एम वेरिएबल, P अपॉन x बाई एम क्या होगा? वेरिएबल अपॉन वेरिएबल, वेरिएबल। तो ये हमने इस पूरे को अपना एक वेरिएबल मान लिया, और वो होता है 1 अपॉन A प्लस B बाई A P। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, y इज इक्वल टू
mx प्लस c। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये लो प्रीवियस पेज, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये जो इक्वेशन बनी है लैंगम्यूर आइसोथर्म की, इसका जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप क्या होगा। तो चलो बना लेते हैं। यहां आएगा p अपॉन एक्स बाई एम, और यहां आएगा p, और स्ट्रेट लाइन आएगी 1/a, इसका इंटरसेप्ट होगा, और जो इसका स्लोप होगा वो हो जाएगा b/a के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम में कुछ ऐसा होगा कि आपको x/m दे देगा, बोलेगा कि 5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज एब्सॉर्ब्ड ऑन अ मेटल दैट इज 20 ग्राम्स। तो 5 ग्राम x हो गया, 20 ग्राम m हो गया हमारा। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 10 एटमॉस्फेयर। फिर ए बी का में गेम खेलेगा वो इसके साथ। इक्वेशन है, आप इक्वेशन है, आप मालूम है, आप इसमें निकालो वैल्यू, लीनियर इक्वेशन है वो भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, अच्छा, एक लास्ट में छोटा सा पार्ट आता है इसके अंदर, एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन, और वो होता है x/m इज इक्वल टू kc1/n। ये क्या इक्वेशन हुई? c की जगह हमने p की जगह c ले लिया, क्या है ये? पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है? मोलैरिटी पे। मोलैरिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो वो जो नंबर ऑफ मोल्स ही तो है वो, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल वही चीज है। तो हम ये जो जो सॉल्यूशन होगा, अभी हमने क्या पढ़ा, जो एड्सॉर्प्शन अभी तक हम पढ़ रहे थे, तो ये ध्यान रखना, जब पूरे सरफेस केमिस्ट्री में जो हमने एड्सॉर्प्शन पूरा पढ़ा है, हम ये मान के चले हैं गैस को एड्सॉर्ब कर रहे हैं सॉलिड सरफेस पे। गैस का एड्सॉर्प्शन है हर जगह। एग्जाम्पल उसने दिए हैं चौक वाले, ये सब सब, लेकिन जो ये फ्रेंडलिश लैंगम्यूर आइसोथर्म ये सब पढ़ाता है वो गैस के बारे में पढ़ाता है। तभी इसलिए नाइट्रोजन और आयरन का एग्जाम्पल लिया था मैंने। इसीलिए ये स्पेशली अलग से पढ़ाता है कि सॉल्यूशन अगर होगा तो एड्सॉर्प्शन ऐसे होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। कुछ एड्सॉर्प्शन के मालूम है तो बता दो मेरे को। एप्लीकेशंस, डाइंग ऑफ क्लोथ्स, वेरी गुड। तो वो जो फाइबर होता है, फाइबर के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है डाई। और कुछ? कैटालिसिस, कैटालिसिस में सरफेस प्रोवाइड करता है अपना। ब्रेकिंग ऑफ डोमिनेंसी, गैस मास्क। गैस मास्क याद आया मेरे को, ये कंपीटिंग एड्सॉर्प्शन क्या होता है? और हम वहां भी पढ़ते थे इसको, एड्सॉर्प्शन को, क्या नाम है, क्रोमेटोग्राफी में। शुगर इंडस्ट्री में प्रिया क्या काम करता है ये? पहले क्या करते थे, एनिमल जो ब्लड चारकोल जो होता था, एनिमल चारकोल, वो डाल देते थे। तो गन्ने का रस होता है ग्रीन कलर का, और चीनी होती है क्रिस्टलाइन। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूं ना यार प्रिया, आपको तो मालूम है शुरू से, मैं हिंदी में बात करता हूं बिल्कुल। गन्ने का रस होता है ग्रीन कलर का, और चीनी होती है ट्रांसपेरेंट। कलर कहां गया? एनिमल चारकोल एब्सॉर्ब कर लेगा। बात ऐसे करो कि समझ आए। कंपीटिंग एड्सॉर्प्शन क्या है? पता नहीं।
जो गैस मास्क होता है ना, गैस मास्क के अंदर सर्फ उस चारकोल होता है, चारकोल, चारकोल के अंदर एक्टिव साइट्स होती है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। तो मान लो गैस मास्क ऐसे हमारे रूम में पड़ा हुआ है, अगर गैस मास्क रूम में पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो क्या उसके जो पोर्स हैं, एक्टिवेटेड चारकोल ले लो, अगर उसके जो पोर्स हैं उन पोर्स के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं जाएंगे क्या? भाई हवा है कि नहीं है? होगा। लेकिन जब हम मास्क को पहनकर जाते हैं पॉइजनस गैसेस के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मीथेन हो, SO2 हो, या कोई और पॉइजनस गैसेस हो, एक्चुअल में उनका जो अफेक्शन होता है वो चारकोल के साथ ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन निकलती जाती है, पॉइजनस गैसेस आती जाती हैं, कंपटीशन हो जाता है गैसेस के बीच में, इसको बोलते हैं कंपीटिंग एब्जॉर्प्शन। ज्यादातर पॉइजनस गैसेस को ही एब्जॉर्ब करता है। मैग्नेसॉन रिएजेंट देखना पड़ेगा। आई थिंक चारकोल तो उसमें भी होता है, फेस वॉश में। तो वो चारकोल, वो होता है ना, चारकोल होता है फेस वॉश में जो वो और क्लियर करता है डर्ट को, तो वो यही यही इसीलिए वो वरुण धवन वाला फेस वॉश है, कौन सा? ओके। कोलोइड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास, शायद 5 मिनट। देखो, मैंने एक चीज को पानी में डाला, जैसे मैंने चीनी को पानी में डाला, डिजोल्व हो गई। शुगर इज डिजोल्व इन वाटर, सैंड इज नॉट डिजोल्व इन वाटर। तो दो चीजें हैं मेरे पास, एक चीज है जो पानी में डिजोल्व होती है और दूसरी चीज है जो पानी में डिजोल्व नहीं होती है, राइट? तो ये तीसरी चीज कहां से आ गई? पानी में डिजोल्व हो रही है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया, हमारा फर्स्ट चैप्टर था सॉलिड स्टेट के बाद सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, उसमें सब पढ़ लिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह सब पढ़ ली हमने। दैट इज सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन दैट इज। अब आ रहा है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। दो तरह के होते हैं, एक होता है कोलॉइड, एक होता है सस्पेंशन। ये कोलॉइड सस्पेंशन में फर्क क्या है, और ऐसा क्या है, ऐसा क्या है खास जो कोलॉइड को स्पेशल बनाता है? पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज ऐसा हो गया तो क्या खास बात है इस पार्टिकल साइज में, कुछ बता सकते हो? डिसोसिएट करती है लाइट को। तो क्या, क्या मैं समझ लूं स्कैटरिंग सस्पेंशन में नहीं होती है? क्या सस्पेंशन में स्कैटरिंग होती है? पास हो जाता है सस्पेंशन में। अच्छा, मुझे कुछ एग्जांपल देके समझा सकते हो कि सर ये कोलॉइड होता है एक्चुअल में? तो ये जो कोलॉइड है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। मिल्क, मिल्क से कैसे बताओगे?
नॉट बिग एज सस्पेंशन, मडी वाटर। सुन लो सुन लो सुन लो, दो तरह के कोलॉइड होते हैं, एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक। ठीक है, लायोफिलिक मतलब जो मीडियम लविंग होता है। आपने आप जंगल में गए, आपने पेड़ से गम को निकाला और वो गम को लेके आपने पानी में डाल दिया, तो वो अपने आप ही डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज लायोफिलिक। लायोफोबिक में आपने एक ऑयल ड्रॉप डाली, वो ऑयल ड्रॉप टूटना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने फिर भी स्टिर करके उसको तोड़ दिया, डिस्पर्स हो गई, आप उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हो। ऑयल को तोड़ना, इंटेस्टाइन में भी तो इमल्सिफिकेशन ही होता है ना। अब ये रहा आपका मिल्क। मिल्क में बहुत सारी चीजें होती हैं, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन हैं। ऐसी कौन सी चीज है मिल्क में जो डिसॉल्व नहीं होगी? जो डिसॉल्व नहीं होगी, ऑयल पार्टिकल्स मतलब फैट पार्टिकल्स। क्या सबका साइज बराबर होगा? नो। ये